और चलिए अब खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हुए देखिए, रामनवमी के मौके पर कई राज्यों में हुई हिंसा के बाद केंद्र सरकार अलर्ट मोड में है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अब हनुमान जयंती को लेकर के सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। तो उधर कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार को सख्त दिशा निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार से कहा कि अगर हालात नहीं संभलते तो केंद्र से फोर्स मांगिए। हनुमान जयंती के दिन किसी तरह की कोई हिंसक झड़प ना हो, इसके लिए दिल्ली से लेकर राज्यों तक सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। रामनवमी और उसके बाद देश के कई राज्यों में हिंसक झड़प हुई। महाराष्ट्र और गुजरात से लेकर बिहार और बंगाल तक जमकर संग्राम हुआ। हिंसक झड़प से लोग कर्रा रहे हैं। किसी का घर जला तो किसी के परिजन आगजनी के शिकार हो गए। गुरुवार को हनुमान जयंती है और फिर से इस तरह के हालात पैदा न हो, केंद्र सरकार एक्शन में है। गृह मंत्रालय ने हनुमान जयंती को लेकर सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। गृह मंत्रालय ने ट्वीट किया कि गृह मंत्रालय की ओर से राज्य सरकारों को कानून और व्यवस्था बनाए रखने, त्योहार का शांतिपूर्ण पालन करने और समाज में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाले लोगों की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। केंद्र की नजर खासकर बिहार और बंगाल पर है, क्योंकि दोनों राज्यों में रामनवमी और उसके बाद कई दिनों तक हिंसा का तांडव दिखता रहा। और तो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हनुमान जयंती पर हिंसा की आशंका भी जताई है। उन्होंने कहा कि 6 अप्रैल को जब देश हनुमान जयंती मना रहा होगा तो राज्य में हिंसा के एक और दौर की योजना बनाई जा रही है। रामनवमी पर शोभा यात्रा के दौरान हिंसा के बाद ममता बनर्जी सरकार सवालों के घेरे में है। इस बीच कोलकाता हाईकोर्ट ने हनुमान जयंती के संबंध में ममता बनर्जी सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर बंगाल पुलिस हालात नहीं संभाल पा रही है तो केंद्रीय बलों को तैनात किया जाए। इस बात का ध्यान रखा जाए कि जिस इलाके में धारा 144 लगाई गई है वहां से होकर जुलूस ना निकले। हालांकि ममता बनर्जी ने लोगों से हनुमान जयंती शांति से मनाने की अपील की है। हनुमान जयंती से पहले महाराष्ट्र को एक बार फिर से सुलगाने की कोशिश की गई। महाराष्ट्र के अहमदनगर और नंदुरबार में बीती रात 2 गुटों के बीच जमकर उत्पात हुआ, जिसमें 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। दोनों जिलों से कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। रामनवमी के दिन भी अहमदनगर में झड़प हुई थी और हनुमान जयंती से पहले पत्थरबाजी हुई तो प्रशासन तुरंत एक्शन में आ गया। हनुमान जयंती को लेकर दिल्ली में सुरक्षा चाक चौबंद है, खासकर जहांगीरपुरी इलाके में, जहां 2022 में हिंसक झड़प हुई थी। 2 समुदाय के लोग भिड़ गए थे। इस बार ऐसा न हो, शरारती तत्व माहौल खराब न कर सके, इसके लिए पुलिस मुस्तैद है। इलाके में भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। राजधानी में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। हनुमान जन्मोत्सव को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा के काफी कड़े इंतजाम किए गए हैं। ये वही जहांगीरपुरी का इलाका है जहां पर पिछले साल हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर जब एक रैली निकाली गई थी, उस दौरान पथराव हो गया था और उस पथराव ने बाद में दंगे का रूप ले लिया था। कोई ऐसी अपनी घटना ना हो जाए, उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर खासतौर पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। जैसा कि कल देश के अंदर हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाएगा, खासकर जहांगीरपुरी का इलाका जो बहुत ही सेंसिटिव माना जाता है, यहाँ पर कल कोई ऐसी अपनी घटना ना हो जाए, उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कल के जन्मोत्सव को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने अभी से नज़र रखने के लिए यहाँ पर ये ड्रोन तैनात कर दिया। ये देख सकते हैं कि आसमान में ड्रोन है। इस ड्रोन के जरिए दिल्ली पुलिस पूरे इलाके पर नज़र रखे हुए है, क्योंकि कल भी हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर कोई ऐसी अपनी घटना ना हो जाए, उसी को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने तमाम इंतजाम किए गए। साफ है कि रामनवमी की तरह देश अब ऐसे हालात ना देखे, बंगाल में अनहोनी ना हो, देश के दूसरे राज्यों में कोई अप्रिय घटना ना घटे। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार मुस्तैद है। तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश दिए ताकि लोग शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार को मना सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और वही बात अगर संसद की करें तो संसद के बजट सत्र के सेकेंड फेज का आज 14वां दिन था और आज भी जमकर संग्राम हुआ। कांग्रेस के नेता काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए, तो उधर बीजेपी का कांग्रेस और राहुल गांधी पर अटैक भी जारी रहा। कभी राहुल गांधी के खासम खास और अब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने करारा अटैक किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की अब कोई विचारधारा बची ही नहीं है। ऐसी कांग्रेस पार्टी की केवल एक विचारधारा बची है और वो विचारधारा है एक देशद्रोही की विचारधारा और देश के विरुद्ध कार्य करने की विचारधारा। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी का
भारत की ग्रैंड ओल्ड पार्टी पर प्रहार जारी है। रोजाना कोई ना कोई बड़ा नेता कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को निशाने पर लेता है। आज मैदान में उतरे कांग्रेस के पूर्व नेता और केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, और उन्होंने कांग्रेस पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया। हमारे सीमावर्ती इलाके पर चीन के द्वारा हमारे सैनिकों की पिटाई हुई है। ऐसी कांग्रेस पार्टी की कोई विचारधारा नहीं बची है। ऐसी कांग्रेस पार्टी की केवल एक विचारधारा बची है, और वो विचारधारा है एक देशद्रोही की विचारधारा और देश के विरुद्ध कार्य करने की विचारधारा। बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत हुए करीब 20 दिन हो गए, लेकिन एक भी दिन पूरी तरह से काम नहीं हुआ। लोकतंत्र के मंदिर में शोर शराबा ज्यादा सुना गया। ट्रेजरी और विपक्षी बेंच दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं, मगर काम ना के बराबर हो रहा है। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर हमला बोला। कांग्रेस पर आरोप लगाया कि लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रही है कांग्रेस पार्टी। इस बार लोकतंत्र के मंदिर को, हमारे संसद को चलने नहीं दिया जा रहा। क्या कारण है कि इस बार काले कपड़े पहनकर लोग अपनी प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, जबकि ये पहले कभी भी ये स्थिति कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये प्रस्तुतिकरण नहीं हुई। और इसका कारण है, राहुल जी को एक विशेष सत्कार दिया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस देश में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने में और नई लो पर जाने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी पर हमला बोला तो जाहिर था कि इसका जवाब कांग्रेस के दिग्गज देंगे, और उन्होंने दिया भी। मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर अधीर रंजन चौधरी तक ने मोर्चा संभाला और पलटवार किया। देखो, कांग्रेस पार्टी कभी किसी के ऊपर दबाव नहीं डालती है, और मैं ये भी नहीं कहना चाहता हूँ कि सरकार दबाव डाल रही है, लेकिन एक उदाहरण देता हूँ कि राहुल गांधी जी को लाइटनिंग स्पीड में डिस्क्वालीफाई किया गया। बोल सकते किसी ने, क्योंकि खुद जो महाराज है वो महाराज जानते हैं कि फर्स्ट क्लास सिटीजन और सेकेंड क्लास सिटीजन के अंतर महाराज को बखूबी जानते हैं। क्योंकि महाराज जब अपने क्षेत्र में गुजारते हैं तो पीछे पीछे जमीन से माथा टेकने के लिए ये निर्देश दिए भी जाते हैं, ये सुना है हम लोग। और ये महाराज ये फर्स्ट क्लास ये सेकेंड क्लास सिटीजन होते होते ही कांग्रेस पार्टी की दया से, मदद से, ये एक पॉलिटिकली मतलब सियासी क्षेत्र में उनको बड़ा मतलब उनका कद बढ़े। और सदन के अंदर जब वो विपक्ष में बैठते थे, उनको खुद ये जानकारी शायद होंगे कि सदन के अंदर उनकी अगुवाई में भी बहुत सारे विरोध हो चुके हैं। संसद के बजट सत्र का 14वां दिन था। सत्र शुरू होते ही दोनों सदनों में कांग्रेस और विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया। बजट सत्र के 14वें दिन भी हंगामा जारी रहा। विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा रहा। अदानी मामले पर जेपीसी बनाने की मांग की गई। कांग्रेस के सांसदों का ब्लैक प्रोटेस्ट जारी रहा। 13 मार्च को शुरू हुआ बजट सत्र 6 अप्रैल को खत्म हो जाएगा। अब तक लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में हंगामे के अलावा बहुत कम समय ही काम हो पाया है। बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को मैदान में उतारकर कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया। दरअसल सिंधिया कभी राहुल गांधी के काफी करीबी माने जाते थे। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती भी थी, लेकिन 2020 में सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया। अब सिंधिया के जरिए बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर है। साफ है कि बीजेपी राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के बाद भी मुद्दे को जीवित रखने में जुटी हुई है, और बीजेपी बताना चाहती है कि संसद न चलने के पीछे सबसे बड़ी वजह और कोई नहीं बल्कि खुद राहुल गांधी ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब खबर राजस्थान से। राजस्थान के जबलपुर में कांग्रेस ने मोहब्बत की दुकान खोल लोगों को प्यार का पैगाम दिया। हिंसा, दंगा और नफरत में कांग्रेस ने सभी धर्मों के लोगों को एक मंच पर जमा कर खूब वाहवाही लूटी।
कांग्रेस ने खोली मोहब्बत की दुकान। दुकान पर पहुंचे सभी धर्मों के लोग। जबलपुर में कांग्रेस का मोहब्बत वाला मंच। ये मोहब्बत की दुकान इसलिए है, कहीं दंगे की आग है, कहीं मोहब्बत की दुकान। चुनावी साल में नफरतों का बाजार गर्म है, जुबानी तीर छोड़े जा रहे हैं। इस सबके बीच राजस्थान के जबलपुर में कांग्रेस ने मोहब्बत की दुकान लगाई, वो भी शहर के बीचों बीच। मोहब्बत की दुकान में कांग्रेस ने सभी धर्मों के धर्म गुरुओं को आमंत्रित किया। शहर के सिविक सेंटर में कांग्रेस ने जो प्यार का मंच सजाया, उसमें सभी धर्मों के धर्म गुरुओं को बुलाया गया और उनके बीच लोगों को उनकी इच्छा के मुताबिक तोहफे बांटे गए। इतना ही नहीं, कांग्रेसियों ने राहगीरों को गुलाब के फूल बांटे। कांग्रेस ने अपनी इस मोहब्बत की दुकान से लोगों को प्यार का संदेश दिया। राहुल गांधी जी ने मोहब्बत की दुकान लगाई थी, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की। हम लोगों ने उस संदेश को, उस बात को आगे बढ़ाते हुए आज सिविक सेंटर में मोहब्बत की दुकान लगाई है। यहाँ पर तमाम धर्म के प्रमुख हमारे गुरुजनों के सानिध्य में ये दुकान लगाई और इस दुकान में सभी धर्मों के प्रतीक यहाँ पर हम लोगों ने सजाए हैं और एक संदेश देना चाहते हैं उन बाजार चलाने वाले लोगों को कि ये नफरत का बाजार कांग्रेस के रहते हुए नहीं चलेगा। आपके नफरत के बाजार में उस नफरत को खत्म करने के लिए हम लोग मोहब्बत की दुकानें लगाएंगे। सभी धर्म गुरुओं को यहाँ पर आमंत्रित करके एक मंच पर उन्होंने बिठाया, एक संदेश देने का प्रयास किया कि यही हमारा भारत देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। इस संदेश के साथ आज मोहब्बत की दुकान और वहाँ से फूल का वितरण और सभी धर्मों को एक साथ कैसे लेकर चला जाए, उसको लेकर आज उन्होंने यहाँ पर एक धर्म सभा रखी, एक बैठक रखी। कांग्रेस की इस दुकान का मकसद पूरे देश में मोहब्बत बांटने का है। कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा मोहब्बत की दुकान का नारा दिया था और उसी के तहत जबलपुर में सभी धर्मों के धर्मगुरुओं के एक मंच पर भाईचारे की मिसाल कायम की। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। फिर से सुलगी महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद की चिंगारी। कर्नाटक के 865 गांवों में महाराष्ट्र ने लागू की अपनी योजना। महाराष्ट्र सरकार ने मराठी भाषी गांवों में स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ पहुंचाया। कर्नाटक सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा, ये भ्रम पैदा करने की कोशिश, इसे तुरंत रोका जाए। बोम्मई ने दी चेतावनी, ऐसे ही प्रोग्राम महाराष्ट्र में शुरू करेंगे। महाराष्ट्र के कन्नड़ लोगों की सुरक्षा के लिए लागू करेंगे बीमा योजना। महाराष्ट्र सरकार लोगों से ले रही है घोषणा पत्र। स्वास्थ्य बीमा देने के नाम पर लिया जा रहा है घोषणा पत्र। घोषणा पत्र में कहा गया कि वे लोग महाराष्ट्र के अंतर्गत आते हैं। फिलहाल कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद सुप्रीम कोर्ट में है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई थी बैठक। भ्रम पैदा न करने पर सहमत हुए थे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री। कर्नाटक कांग्रेस ने कहा कि ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कुछ और अहम खबरों का रुख करते हुए, इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC मुस्लिम देशों का संगठन। इस संगठन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव बनाना है, मगर देखा गया है कि ये संगठन भारत के खिलाफ आए दिन जहर उगलता है। रामनवमी पर कई राज्यों में हुई हिंसा को लेकर के OIC ने टिप्पणी की, जिस पर मोदी सरकार ने सख्त प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्रालय ने OIC की टिप्पणी की आलोचना करते हुए कहा कि ये उनकी सांप्रदायिक और भारत सोच विरोधी सोच को दर्शाता है। OIC के दिल में पाकिस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान।
एंटी इंडिया एजेंडा का ढोल, ओआईसी की खुली पोल। भारत ने ओआईसी को दिया करारा जवाब। रामनवमी पर भारत के कई शहरों में हुई हिंसा को लेकर इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी की टिप्पणी का भारत ने सख्त जवाब दिया। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन यानी ओआईसी की टिप्पणी की भारत ने आलोचना करते हुए साफ साफ कहा कि ओआईसी की सांप्रदायिक और भारत विरोधी सोच को दिखाता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, हम भारत के संबंध में ओआईसी सचिवालय की ओर से जारी किए गए स्टेटमेंट की कड़ी निंदा करते हैं। ये उनकी सांप्रदायिक मानसिकता और भारत विरोधी एजेंडे का एक उदाहरण है। ओआईसी केवल भारत विरोधी ताकतों से गुमराह होकर अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन ने कहा था कि रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान भारत के कई राज्यों में मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने वाली हिंसा और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर गहरी चिंता जाहिर करता है। भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले इस्लामिक सहयोग संगठन यानी ओआईसी को मोदी सरकार आए दिन नसीहत की पाठ पढ़ाती है। सरकार आए दिन ओआईसी की तरफ से जारी विवादित टिप्पणी पर फटकार लगाती है, मगर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन सुधरने के लिए तैयार नहीं है। एक बार फिर से भारत सरकार ने ओआईसी को फटकारा और सख्त संदेश दिया। ओआईसी 57 मुस्लिम बहुल देशों का संगठन है, जिसका हेडक्वार्टर सऊदी अरब के जेदाह में है। संगठन में सऊदी अरब और उसके सहयोगी देशों का दबदबा माना जाता है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव बनाते हुए मुसलमानों को सुरक्षा देना है। लेकिन देखा गया है कि यह संगठन हमेशा से पाकिस्तानी बोल बोलता है और आए दिन भारत के आंतरिक मामलों में टिप्पणी करता है। दिसंबर 2022 में भी ओआईसी के महासचिव हिसैन इब्राहिम ताहा ने जम्मू कश्मीर को लेकर विवादित बयान दिया। पीओके के दौरे के दौरान ताहा ने कहा था कि कश्मीर विवाद को सुलझाने के लिए ओआईसी एक खाका तैयार कर रहा है। तब भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। भारत ने उस वक्त ओआईसी महासचिव को पाकिस्तान का प्यादा बताया। यही नहीं, भारत ने मार्च 2022 में भी ओआईसी की आलोचना की। भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन को अप्रासंगिक बताया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए आगे बढ़ते हुए एक और बेहद अच्छी खबर का रुख करते हैं। देखिए, दुनिया भर में जवानों की जगह रोबोट शामिल करने की होड़ बढ़ गई है। अब इसको लेकर के भारत ने भी तैयारी तेज कर दी है। भारत ने भी रोबोट बनाना शुरू कर दिया है ताकि सरहद में रोबोट को लाया जा सके। क्या कुछ खास बातें हैं इसकी, ये भी आपको बताते हैं। डीआरडीओ दरअसल इस रोबोट को बना रहा है। सामान ढोने और हथियार बंद रोबोट इसमें शामिल रहेंगे। जम्मू और कश्मीर में इस्तेमाल हो रही है स्वदेशी रोबोट। साथ ही बारूदी सुरंगें खत्म करने में रोबोट का इस्तेमाल डीआरडीओ कर रहा है। ये रोबोट राइफल्स लेकर के तैनात होगा। साइलेंट संतरी कर ये पेट्रोलिंग करने का काम कर रहा है, इसीलिए इसे साइलेंट संतरी कहा जा रहा है। चार्जिंग पॉइंट खुद ही जाकर के ये चार्ज कर लेता है। ये सुविधा इन रोबोट्स के पास है, इसीलिए किसी और अतिरिक्त इंसान की जरूरत इन्हें चार्ज करने के लिए नहीं पड़ेगी। देखिए, दरअसल पड़ोसी मुल्क चीन रोबोटिक सेना पर भरोसा करना शुरू कर दिया है और उसने इसको लेकर के काफी तैयारियां की हैं। किस तरह की तैयारियां चीन की तरफ से की गई वो भी आप समझिए। 2017 से सरहद पर रोबोटिक्स की नई एआई योजना तैयार की गई। 2022 में चीन ने बनाया मिलिट्री भारवाहक रोबोट। बड़ी संख्या में एआई आधारित यूएवी भी तैनात चीन ने किए। वॉइस कमांड और चेहरा पहचानता है ये रोबोट। ये खासियत है जिसे चीन ने तैयार किया है और अब भारत भी इस पूरे मामले को लेकर के पूरी तरीके से तैयार है। तैनाती यहां भी, यहां के बॉर्डर्स पर भी रोबोट्स की जा रही है। और चलिए अब खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हुए देखिए, सीएम योगी का सपना होगा नोएडा में साकार। स्पोर्ट्स सिटी परियोजना पर तेजी से शुरू हुआ है काम। स्पोर्ट्स सिटी के लिए एजेंसी नियुक्ति की गई है। नियुक्त एजेंसी ने सर्वे का काम भी शुरू कर दिया है। एक माह में स्पोर्ट्स सिटी को लेकर के रोड मैप तैयार किया जाएगा। सीएम योगी का सपना होगा साकार। स्पोर्ट्स सिटी परियोजनाओं पर तेजी से काम शुरू। स्पोर्ट्स सिटी के लिए एजेंसी नियुक्ति की गई। नियुक्ति एजेंसी ने सर्वे का काम शुरू कर दिया है और एक महीने में स्पोर्ट्स सिटी को लेकर के रोड मैप तैयार कर दिया जाएगा। इसमें एक हम लोगों ने स्पेशल एजेंसी नियुक्त की है और उसका मैंडेट ये रहेगा कि स्पोर्ट्स सिटी में जो हम लोगों का गाइडलाइंस थी, जो अवधारणा थी कि क्या स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ बननी हैं, वो किस तरीके से मौके पे बन रही हैं, नहीं बन रही हैं, या क्या स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए। बिकॉज उसमें अराउंड 11 एक्टिविटीज़ थी स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो मौके पे बनाई जानी थी। कुछ लोगों ने अभी बनाई हैं, कुछ ने नहीं बनाई हैं, और बनाने में भी एक स्पेसिफाइड कॉस्टिंग में उनको बनाया जाना था। तो ऑब्जेक्टिव यही है कि स्पोर्ट्स सिटी जिस ऑब्जेक्टिव से उतारे गए हैं, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ बने और अथॉरिटी को सहयोग दे ये असेस करने में कि स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ किस तरीके से डेवलप हो चुकी हैं
या जो गैप्स हैं वो जो आवंटी हैं उनके माध्यम से आइडेंटिफाई करके हम लोग पूरा करा पाएँ। और चलिए अब खबरों के सिलसिले में और आगे बढ़ते हुए देखिए, कूनो नेशनल पार्क से चीता ओवान के बाद अब आशा चीता भी बाहर चली गई है। आशा बीते 2-3 दिन में कई बार बफर जोन वाले जंगल और उसके आसपास खेतों में देखी गई। उसका ज्यादातर वक्त नदी के आसपास गुजर रहा है। वन विभाग ने सुरक्षा इंतजाम और बढ़ा दिए हैं। कूनो नेशनल पार्क का अमला ओवान के साथ साथ आशा पर भी नजर रखे हुए है। आशा की लोकेशन थोरैट सरकार के जंगल में है, जबकि ओवान की लोकेशन शिवपुरी जिले के पोहरी जंगल में है। दोनों के बीच तकरीबन 40 किलोमीटर का फासला है। चीतों की गर्दन में लगे रेडियो कॉलर से वनकर्मी उनकी लोकेशंस को लगातार ट्रेस कर रहे हैं। पार्क से निकले चीते ओवान ने सुबह को एक चिंकारा का शिकार किया, जिसके बाद वन विभाग ने राहत की सांस ली, क्योंकि कूनो से निकलने के बाद से ही वो भूखा था। कूनो नेशनल पार्क के रिहायशी इलाके में चीता देखे जाने से आसपास के लोग डरे हुए हैं। हालांकि वन विभाग के अफसर उन्हें समझा रहे हैं कि इंसानों को डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि चीते इंसानों का शिकार नहीं करते। और चलिए अब कुछ और अहम खबरों का रुख करते हुए केरल के लिए भाजपा की पूरी तैयारी। संसद में ईसाई प्रतिनिधिमंडल के साथ भाजपा नेताओं की अहम बैठक। केरल में ईसाई समुदाय तक पहुंच को लेकर के बीजेपी की मीटिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। केरल में अपनी जड़ें मजबूत करने में जुटी है बीजेपी। समर्थन का वोट में बदलने का इंतजार कर रही है बीजेपी। पीएम मोदी के कहने पर बढ़ाई जा रही है मुस्लिम और ईसाई अल्पसंख्यकों तक पहुंच। हर त्योहार पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएगी पार्टी। 9 अप्रैल को ईस्टर संडे पर 10,000 भाजपाई 1 लाख ईसाइयों के घर जाएंगे। वहीं 15 अप्रैल को विश्व के पावन पर्व पर ईसाइयों को बुलाया जाएगा। ईद पर बीजेपी कार्यकर्ता मुसलमानों के घर जाएंगे। दरअसल केरल में आबादी का 48% मुस्लिम और ईसाई है। हाल ही में केरल के एक आर्क बिशप ने ये बात कही कि बीजेपी की जीत होगी अगर बीजेपी किसानों के लिए काम करे तो उन्हें चुनाव में जीत दिलाएंगे। दुनिया की सबसे तेज मिसाइल बनाएंगे भारत और रूस। ब्रह्मोस के हाइपरसोनिक वर्जन का नाम होगा ब्रह्मोस 2। रूस की जिरकॉन मिसाइल की तकनीक से होगा लैस। जिरकॉन मिसाइल की तकनीक से लैस होगा ब्रह्मोस 2। 2027 में हो सकता है ब्रह्मोस 2 का पहला परीक्षण। ब्रह्मोस 2 की डिजाइन पर पहले से हो रहा है काम।